जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ऑफ राहुल कश्यप में। साथ ही आज हम करेंगे भूगोल। भूगोल के महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चंस हम करेंगे। साथ ही ये रहेंगे बेसिक टू एडवांस, यानी जीरो से हीरो तक आपको हम इसमें बताएंगे। और ये क्वेश्चन साथ ही पूरे 500 क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, बार बार पूछे गए हैं, तो ये बातें याद रखना। साथ ही इसमें आपको सभी टॉपिक कवर मिलेंगे, सरल भाषा में मिलेंगे। साथ ही परीक्षा में ये 100% उपयोगी साथी, क्योंकि इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, कुल रिपीटेड है, ये भी बात याद रखना। तो चलिए साथी हम शुरू करते हैं। चलिए साथी देखते हैं। देखो साथी, देखो इसमें ब्रह्मांड और सौरमंडल, इसमें साथी 19 भाग में हम इसको कवर किए हैं। कितने भाग में? 19 भाग में। इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। देखिएगा साथी, आपको देखो सब कुछ आपको मिलेगा। देखो साथी सब कुछ है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना। इसमें भूगोल को एक एक टॉपिक को कवर किया गया है। देखना साथी, देखो साथी कुछ छोड़ा नहीं गया है। देखो साथी कुछ नहीं छोड़ा गया है, बहुत कुछ इसमें है। देख लीजिएगा, पूरा टॉपिक देखिएगा, तो सब कुछ इसमें कवर है। ये वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखना लास्ट तक। आपका जो भी आपको कुछ नहीं आ रहा होगा वो सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। चलिए साथी शुरू करते हैं। साथी भाग 1 में हम देखते हैं ब्रह्मांड और सौरमंडल। चलिए साथी इसको हम देखते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइएगा साथी? कॉस्मोलॉजी। ठीक है साथी। बिग बैंग सिद्धांत का, यानी बिग बैंग सिद्धांत थ्योरी प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज लेमेत्रे ने साथी। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। हमारी आकाश गंगा यानी गैलेक्सी का नाम क्या है? बताइएगा साथी। मिल्की वे यानी दुर्ग मेखला। ठीक है साथी। दुर्ग मेखला के सबसे पास की आकाशगंगा कौन सी है? इसको हमें बताना है। बताइएगा साथी। एंड्रोमेडा। क्या है? एंड्रोमेडा। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नभिकीय सलायन। ठीक है साथी, नभिकीय सलायन। अब देखेंगे साथी, पृथ्वी के सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना लगता है? लगभग 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास। ठीक है साथी। अब हम देखेंगे सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? बताइएगा साथी। किरीट या कोरोना। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी आगे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कौन सा है? बृहस्पति है साथी। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? कौन सा है? बुध है। किन 2 ग्रहों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के पास। भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है साथी? शुक्र को कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? कौन सा है? शुक्र है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मंगल को। मंगल ग्रह के 2 उपग्रहों के नाम क्या हैं? क्या है साथी? फोबोस और डीमोस। क्या है? फोबोस और डीमोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड यानी बृहस्पति का। ठीक है साथी। अब हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को। पृथ्वी ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? क्या है? टाइटन। ठीक है साथी। क्या है? टाइटन। अब साथी हम देखेंगे, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है साथी? वरुण को कहा जाता है। किस ग्रह को हरे रंग का ग्रह भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? वरुण को। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? 76 वर्षों बाद। अब साथी लगभग 2061 में दिखेगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? कौन सा है? बुध है। आकाश की दृष्टि से पृथ्वी का सौरमंडल में कौन सा स्थान है? यह है 5वां। अब हम साथी आगे देखेंगे। अब हम साथी देखेंगे पृथ्वी भाग 2 में पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश और देशांतर के बारे में हम पढ़ेंगे साथी। इस तरह से कितने भाग बताए हमने? 19 भाग बताए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन से पूरा जरूर देखना, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये हमारा साथी आपसे वादा है, तो पूरा वीडियो जरूर देखना साथी। हाँ साथी, अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथी। अब 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमती है? इसको हमें बताना है। ये पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है साथी। पृथ्वी पर दिन और रात किस गति के कारण होते हैं? एक घूर्णन गति के कारण होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होते हैं? परिक्रमण गति के कारण होते हैं, वार्षिक गति के कारण। ठीक है साथी। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव का कोण कितना है? ये है 23.5 डिग्री। ठीक है साथी। अब हम साथी देखेंगे पृथ्वी की कक्षा के तल
से झुकाव का कोण कितना है, ये 66.5 डिग्री। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, ये 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ठीक है साथी, अब हम आगे देखेंगे। अब साथी देखेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, ये कहते हैं, हम कहते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 179 है। ठीक है, ध्रुवों को बिंदु मानने पर, जो ध्रुवों के बिंदु हैं उनको मानने पर कुल अक्षांश कितने हो जाते हैं, 181 हो जाते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी है, ये कितनी है, 111 किलोमीटर। ठीक है साथी, ये याद रखना। दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पर। ठीक है साथी, अब देखेंगे दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाते हैं, क्या कहते हैं, गोरे। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360। 0 सेल्सियस देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है, 180 सेल्सियस। ठीक है, डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है साथी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जलसंधि के समांतर गुजरती है, ये गुजरती है बेरिंग जलसंधि से। ठीक है साथी, समांतर से। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है साथी, 4 मिनट। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितने आगे है, 5.5 घंटे आगे है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी डिग्री है। देशांतर कहाँ से गुजरती है, प्रयागराज के नैनी यानी मिर्जापुर से गुजरती है। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं, ये होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, ये होता है 21 जून को, कर्क संक्रांति। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, ये 22 दिसंबर को, मकर संक्रांति। अब साथी हम आगे चलते हैं और देखते हैं उपसौर पृथ्वी सौर के सबसे पास की स्थिति कब होती है, ये होती है 30 जनवरी को। अपसौर पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर की स्थिति कब होती है 4 जुलाई को। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाते हैं। ठीक है साथी, ये कब आते हैं, ये भी बात याद रखना, ये आते हैं पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आती है, चंद्रमा आती है। ये कब आती है, अमावस्या को। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब साथी हम भाग क्या करेंगे, तीसरा भाग हमें करना है। कौन सा भाग करना है साथी, तीसरा भाग हम करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और चट्टानें। ठीक है साथी, अब चलिए साथी हम इसको करते हैं। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है, क्रोड या कोर। पृथ्वी की ऊपर परत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, कौन सा, ऑक्सीजन है, लगभग ये है 46%। पृथ्वी की क्रस्ट में सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहते हैं, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है, क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। पृथ्वी के कोर में किन तत्वों की प्रधानता होती है, निकेल और लोहा की। ठीक है साथी, अब हम आगे देखते हैं। अब साथी देखेंगे गहराई में जाने पर प्रति 32 मीटर पर तापमान कितना बढ़ जाता है, 1 सेल्सियस। ठीक है साथी, क्रस्ट और मेटल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, मोह असंबंधता। ठीक है साथी, मेटल और कोर के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग असंबंधता। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गैब्रो किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण हैं, ये अग्नेय चट्टानें। ठीक है साथी, अब देखेंगे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कोयला किस प्रकार की चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं। अब साथी देखेंगे संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है, यह है चूना पत्थर का। ठीक है साथी, अब देखेंगे क्वाइटर जाइट किस चट्टान के रूपांतरण से बनता है, ये बलुआ पत्थर से। हीरा किस चट्टान का आंतरिक रूप है, कोयला ग्रेफाइट का। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, ये होता है साथी 5.5 ग्राम सेंटीमीटर यानी स्क्वायर। अब देखेंगे पुरानी अग्नेय चट्टानों के रूप में पाए जाने वाली चट्टानें कौन सी है, ये नीच चट्टानें हैं। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब साथी हम भाग 4 करेंगे, भूकंप, ज्वालामुखी और स्थल कृतियाँ।
ठीक है साथी। अब इसमें देखते हैं भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूभर्ग के जिस स्थान से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र या फोकस। ठीक है साथी। अब देखेंगे, आगे चलते हैं और देखते हैं। अब साथी हम देखेंगे पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। कौन सी भूकंपीय तरंगे केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, यस तरंगे। ठीक है साथी। सबसे विनाशकारी भूकंपीय तरंगे कौन सी होती हैं, यल तरंगे होती हैं। समुद्र के अंदर उठने वाली भूकंप लहरें को मापने में क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सुनामी। प्रशांत महासागर का अग्नेय वलय किसके लिए प्रसिद्ध है, संक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप क्षेत्र के लिए। अब देखेंगे साथी 76 नंबर को, विश्व का सबसे बड़ा संक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ओजोस डेल सलाडो, अर्जेंटीना या चिली का। ठीक है साथी। अब देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, स्टोम्बोली को, ज्वालामुखी को। ठीक है साथी। अब हम देखेंगे, आगे चलते हैं और आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब साथी हम देखेंगे भारत का एकमात्र संक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप का। ठीक है साथी। अब हम देखेंगे भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, नारकोडम द्वीप। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, यह है ऑस्ट्रेलिया का। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, माउंट है कोटोपेक्सी। कौन सा, माउंट कोटोपेक्सी। इटली का प्रसिद्ध सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है जिसमें ऐतिहासिक विस्फोट हुआ था, यह वेसुवियस। बी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, ये नदी के युवावस्था के अपरदन द्वारा। अब देखेंगे लटकती घाटी और यू आकार, लटकती घाटी और यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, ये होता है हिमनदी के द्वारा। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब साथी देखेंगे चूना पत्थर क्षेत्र में कंदरा की छत से लटकने वाले स्तंभ को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लेट क्वाइट। अब देखेंगे मरुस्थलीय भागों में पवन के अपरदन से बने क्षेत्रक के आकार के शैली को क्या कहते हैं, ये कहते हैं क्षेत्रक शैली। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, यह है सहारा मरुस्थल। ठीक है साथी, अफ्रीका का। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, गोबी मरुस्थल है, मंगोलिया, चीन का। ठीक है साथी। अब देखेंगे दक्षिण अमेरिका का शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है, यह है पेटागोनिया मरुस्थल। अब देखेंगे साथी भारत और पाकिस्तान में फैला मरुस्थल कौन सा है, यह साथी थार मरुस्थल। विश्व का सबसे शुक्ल मरुस्थल कौन सा है, अटाकामा मरुस्थल, चिली का। अब देखेंगे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में स्थित है, ये साथी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। साथी हमने 92 क्वेश्चन करा दिए। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो करिएगा जरूर। आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। तो साथी जरूर करिएगा, हम 5 भाग पर पहुँच चुके हैं। करिए साथी, आप लोग कर नहीं रहे हैं, लाइक जल्दी से करिए साथी। चलिए साथी अब हम देखते हैं भाग, देखेंगे वो 5वां है वायुमंडल। ठीक है साथी। अभी बहुत से भाग हैं, 19 भाग हैं। कितने भाग हैं, 19। हमने अभी 4 पूर्ण किए हैं, 5 पर पहुँचे हैं, अभी बहुत हैं। तो आराम से पूरा देखिएगा वीडियो, बहुत कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा साथी। चलिए साथी शुरू करते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी, नाइट्रोजन, 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है, लगभग ये साथी 21% के आसपास है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, कहते हैं क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी सभी घटनाएं, बादल, वर्षा, तूफान किस परत में होती हैं, ये साथी होती हैं क्षोभ मंडल में। वायुमंडल की किस परत में तापमान स्थिर रहता है और व्यावसायिक विमान उड़ते हैं, ये उड़ते हैं साथी समताप मंडल में। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, ये पाई जाती है साथी समताप मंडल में। ठीक है साथी, किस में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। अब साथी हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब साथी हम देखेंगे ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, ये पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है, ये है डॉप्सन। अब देखेंगे साथी पराबैंगनी किरणें को पृथ्वी पर आने से कौन सी परत रोकती हैं, ये रोकती हैं साथी ओजोन। पराबैंगनी किरणें को पृथ्वी पर आने से कौन सी परत रोकती हैं, ये रोकती हैं ओजोन परत। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, ये सबसे ठंडी है मध्य मंडल। रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह से परिवर्तित होकर किस परत से वापस आती हैं, ये होती हैं आयन मंडल से। वायु दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, किसे किया जाता है, बैरोमीटर का। बैरोमीटर के पाठांक में
अचानक गिरावट किसका संकेत है? तूफान और आंधी का संकेत है साथी। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट हो तो किसका संकेत होता है? तूफान का संकेत होता है या आंधी का, आप जानते ही होंगे। अब साथी हम देखेंगे बैरोमीटर का पाठ्यांक को धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किसका संकेत होता है? यानी साफ मौसम का। डोल ड्रम या शांत पेटी किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा पर 5 सेल्सियस उत्तर और 5 सेल्सियस दक्षिण क्षेत्र। ठीक है साथी। अवश्य अक्षांश कितने डिग्री अक्षांश को कहते हैं? 30 से 35। और दक्षिणी अक्षांश, ठीक है साथी, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश। अब गजरता चालीसा क्या है? यह दक्षिणी गोलार्ध में 40 सेल्सियस अक्षांश के पास चलने वाली तेज पछुआ पौने। ठीक है साथी। अब देखेंगे राकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर चढ़ने वाली गर्म व शुक्ल हवा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चिकन कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकन। हिमभाची। अब साथी हम आगे देखेंगे अल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर चढ़ने वाली स्थानीय पवनों को क्या कहते हैं? फयान कहते हैं। मिस्र में चलने वाली गर्म व रेतली हवा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साथी? खमसिन कहते हैं। उत्तरी भारत के मैदानों में गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। हरमटन पवन को गिनी तट पर किस प्रकार जाना जाता है? डॉक्टर विंड। क्या? डॉक्टर विंड। चक्रवात के केंद्र में कैसा वायुदाब होता है? ये होता है निम्न वायुदाब। प्रति चक्रवात के केंद्र में कैसा वायुदाब होता है? ये होता है उच्च वायुदाब। टॉर्नेडो नामक चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ आता है? ये आता है अमेरिका। अब साथी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कैरिबियन सागर और मेक्सिको की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साथी? हरिकेन कहते हैं। अब साथी हम देखेंगे चीन सागर और प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टाइफोन। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम तट पर आने वाले उत्कृष्टीय बांध चक्रवात को क्या कहते हैं? बिली कहते हैं। ठीक है साथी। अब देखेंगे वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। अब साथी हम देखेंगे ये हमारा भाग है, जो ये भाग है 6। हम 6 भाग पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए साथी हम इसको देखते हैं। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? कितना है? 71%। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? कौन सा साथी? प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। अब देखेंगे किस महासागर का आकार अंग्रेजी के यस अक्षर जैसा है? अंटार्कटिक महासागर। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? हमें इसको बताना है। तो कौन सा है? मोरियान गर्त। यह 11,022 मीटर प्रशांत महासागर का। ठीक है साथी। अब साथी हम देखेंगे आगे चलकर देखेंगे। अब साथी देखेंगे महासागरीय जल का औसत खारापन कितना होता है? ये होता है साथी 35/1000। ठीक है साथी। अब हम आगे देखेंगे विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? यह है वान झील, तुर्की की 330%। अब देखेंगे गल्फ स्ट्रीम कैसी महासागरीय धारा है? यह है अटाल्टिक महासागर की गर्म जलधाराएं। लेब्राडोर कैसी जलधारा है? यह अटाल्टिक महासागर की ठंडी जलधारा। किस जलधारा को मापने की काली धारा कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्यूरोसियो जलधारा। यह क्या है? गर्म है। अब देखेंगे साथी ओयासियो प्रशांत महासागर की कैसी धारा है? ये ठंडी जलधारा है। पेरुवियन धारा या हम्बोल्ट धारा किस महासागर की ठंडी धारा है? यह है प्रशांत महासागर की। किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है? ये कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम का। अब साथी हम देखेंगे महासागरों में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। दो ज्वार के बीच समानता कितने समय का अंतर होता है? ये होता है साथी 12.5 घंटे के आसपास का, 12 घंटे 26 मिनट। ठीक है साथी। अब साथी देखेंगे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? ये आता है फंडी की खाड़ी यानी कनाडा में। सारसागो सागर किस महासागर में स्थित है? उत्तरी अटाल्टिक महासागर में। प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? मूंगा जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट के खोल से। अब देखेंगे साथी विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल
प्रवाल भित्र ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं साथी, देखेंगे भाग 7 विश्व के महाद्वीपीय नदी और झीलें। अब देखेंगे साथी 140 नंबर क्वेश्चन को। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यह है एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यह है साथी ऑस्ट्रेलिया। अब देखेंगे किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? ये कहा जाता है साथी अफ्रीका को। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप या विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं? ये कहते हैं अंटार्कटिका। कंगारुओं का देश और प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कौन सी है साथी? नील नदी। अफ्रीका। उद्गम है इसका विक्टोरिया झील से। ठीक है साथी, अब देखेंगे अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है दक्षिण अमेरिका की। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे आगे चलकर क्वेश्चन को। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कागो या जायरे नदी अफ्रीका की। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कौन सी है? लिम्पोपो नदी अफ्रीका की। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारतीय नदी कौन सी है? कौन सी है साथी? महानदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। किस नदी को इटली की गंगा कहते हैं, यानी कहा जाता है? पो नदी। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यानी क्षेत्रफल में कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपरयार झील अमेरिका कनाडा की। अब देखेंगे साथी विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील रूस। ठीक है साथी, और साइबेरिया की। अब देखेंगे साथी विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील कौन सी है? यह है टिकीकाका झील पेरू बोलीविया की। अब साथी हम आगे चलते हैं और देखते हैं साथी, हमने अभी मात्र 150 क्वेश्चन किया है, अभी बहुत 500 क्वेश्चन मान के चलिए 350 क्वेश्चन आपको अभी करने हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। साथी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो, ये गलत बात है, करिएगा जरूर साथी। अब साथी देखेंगे हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है फिनलैंड को। अफ्रीका की कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? विक्टोरिया झील। आसवान बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये नील नदी पर है। अब साथी देखेंगे हूवर बांध किस नदी पर स्थित है? ये है कोलोराडो नदी यूएस में। ठीक है साथी, अब विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? एंजेल जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? इरी और ओट्रियो झील यूएस कनाडा का। ठीक है साथी, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह है जिम्बेजी नदी। साथी आप लोग ये कमेंट में जरूर बताना ये क्लास कैसी लगी। आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं पता था, ये बातें याद रखना साथी। ये कन्फर्म है आपको नहीं पता होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें ज़रूर होंगे। तो साथी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कैसे क्वेश्चन थे आप लोग बताना ज़रूर, आपको पता था या नहीं पता था, इसको ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अब हम साथी आगे चलते हैं और देखते हैं भाग 8 को देखेंगे। अब साथी देखेंगे विश्व के पर्वत जल संधियाँ और नहरों के बारे में। ठीक है साथी, विश्व की बात यहाँ पर होगी। ठीक है साथी, देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। तो साथी आप लोग थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिएगा, ऐसे हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। पूरा वीडियो साथी जरूर देखना और शेयर जरूर करना साथी। अब देखेंगे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकाकगुआ। रॉकी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट अल्बर्ट। अब देखेंगे यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एलब्रूस। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। ठीक है साथी, अब हम आगे देखते हैं। अब हम साथी आगे देखेंगे व्हाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? यह है पेरोनीज पर्वत। भूमध्य सागर की कुंजी किस जलसंधि को कहा जाता है? कहा जाता है जिब्राल्टर जलसंधि। कौन सी जलसंधि अंतरराष्ट्रीय स्थिति रेखा के सबसे निकट है? ये बेरिंग जल संधि। ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है? ये है साथी कौन सी? डोवर जलसंधि। कौन सी जलसंधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? जिब्राल्टर जलसंधि। अब देखेंगे साथी मलय प्रिय द्वीप और सुमित्रा द्वीप को
अलग करने वाली जलसिंध कौन सी है? यह मलक्का जलसिंध है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है? यह है बाब अल मडेब, मडेब आंसुओं का द्वार। अब साथी देखेंगे फरास की खाड़ी को ओमन की खाड़ी से जोड़ने वाली जलसिंध कौन सी है? कौन सी है साथी? हारबुज जलसिंध। सवेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से। सवेज नहर का निर्माण कब हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यह निर्माण हुआ था कब हुआ था? 1869 में, और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में मिस्र द्वारा। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक महासागर से। कील नहर विश्व की सबसे व्यस्त नहर है, यह किस देश में है? जर्मनी उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं सू नहर किन दो झीलों को जोड़ती है? सुप्रियार झील को फहरून झील से। अब साथी हम आगे चलते हैं और देखते हैं, अब देखेंगे विश्व के घास के मैदान, जनजातियां और उद्योग। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं? प्रियारी। यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया के हितोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? स्टेप्स। अब साथी देखें दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? पंपास, पंपास। ठीक है साथी, अब देखेंगे दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बेल्ट्स। ऑस्ट्रेलिया के हितोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डाउन्स। क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। अब साथी हम आगे देखेंगे वेनेजुला के उत्कृष्टीय बांधे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लनोस। क्या कहते हैं? लनोस कहते हैं। अब ठीक है साथी, हम आगे चलते हैं, देखते हैं ब्राजील के उत्कृष्टीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, यानी कहलाते हैं? क्या कहते हैं? कंपोस। क्या कहते हैं? कैंपोस। अब देखें अफ्रीका के उत्कृष्टीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सवाना। एस्किमो जनजाति के बर्फ के घरों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इग्लू। एस्किमो लोगों द्वारा शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली नाव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कायक। अब कहते हैं साथी, देखते हैं किर्गिज जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया के स्टेप क्षेत्र में। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथी? कहते हैं मौरी। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी प्रसिद्ध जनजाति पाई जाती है साथी? बुशमैन। अब साथी हम आगे देखेंगे कांगो बेसिन अफ्रीका के वनों में रहने वाली नाटी कद की जनजाति कौन सी है? यह है पिग्मी। डेटल किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल कार निर्माण के लिए। पिट्सबर्ग को क्या कहा जाता है? विश्व की लौह इस्पात राजधानी। मैनचेस्टर ब्रिटेन किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूती उद्योग के लिए। ओसाका को किस देश का मैनचेस्टर कहा जाता है? कहा जाता है जापान का। शिकागो किस उद्योग के लिए विश्व विख्यात है? मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए। अब देखेंगे सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। ठीक है साथी, इलेक्ट्रॉनिक आईटी के लिए। अब साथी हम आगे देखेंगे, अब साथी भाग हम 10 करेंगे। इसमें साथी है भारत की भौगोलिक स्थिति और सीमाएं के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो साथी इसके बाद में मात्र 9 टॉपिक बचेंगे, उसको भी आप लोग जरूर पढ़ना है। अब देखेंगे भारत किस गोलार्ध और किस महाद्वीप में स्थित है साथी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध एशिया महाद्वीप में। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? यह कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बस ठीक है साथी, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? यह है साथी 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है? यह है 2.42%। अब देखें जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यह है पहला। ठीक है साथी, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत। अब साथी हम आगे चलकर देखते हैं इसको थोड़ा। अब देखेंगे साथी भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार क्या है? यह है
8 सेल्सियस 4 उत्तरी अक्षांश से 37 सेल्सियस 6 उत्तरी अक्षांश। अब देखेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 सेल्सियस 7 पूर्वी देशांतर से 97 सेल्सियस 25 पूर्व देशांतर। अब देखेंगे साथी भारत का उत्तर से दक्षिण तक कुल विस्तार कितने किलोमीटर है, यह 3214 किलोमीटर। भारत से पूर्व से पश्चिम तक कुल विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर। ठीक है साथी। अब देखेंगे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा, इंदिरा काल लद्दाख का। ठीक है साथी। अब देखेंगे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी कैप, क्या है, कन्याकुमारी कैप कमोरिन तमिलनाडु का। ठीक है साथी। अब हम देखेंगे भारत के सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था, पिग मैलियन पॉइंट और पिट्स पॉइंट। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबुथ अरुणाचल प्रदेश का। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गुहार मोती सिरक्रीज गुजरात का। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मिक्स, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखेंगे साथी भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। द्वीपीय सहित भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है साथी, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है साथी। अब हम देखेंगे भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15200 किलोमीटर। अब देखेंगे भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्री तट से लगती है, 9 राज्यों की। ठीक है साथी। अब हम आगे चलकर देखते हैं। अब साथी हम देखेंगे भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात की। दूसरी सबसे लंबी है आंध्र प्रदेश की। अब देखेंगे साथी भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है, गोवा की। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, ये बांग्लादेश के साथ है। ये लंबी है साथी 4096.7 किलोमीटर। अब हम साथी देखेंगे भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, यह है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, मैक-मोहन रेखा कहते हैं। ठीक है साथी। अब देखेंगे ये है 1914 है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है, रेडिकल रेखा कितनी है, 1947। ठीक है साथी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। भारत और अफगानिस्तान के बीच की कौन सी रेखा थी जो अब पाक अफगान के बीच है, यह है ड्रूंड रेखा। आदम का पुल किन 2 देशों के बीच स्थित है, ये भारत और श्रीलंका। श्रीलंका को भारत से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, ये है पाक जल डमरू मध्य। ठीक है साथी। अब देखें मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों को अलग करती है, भारत और श्रीलंका को। 8 डिग्री चैनल किनके बीच स्थित है, मालदीव और मिनिकॉय दक्षिण लक्षद्वीप के बीच। ठीक है साथी। 9 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है, कवारती और मिनिकॉय के बीच। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करती है, अंडमान द्वीपीय और निकोबार द्वीपीय से। अब साथी देखेंगे डक्कन पास किनके बीच स्थित है, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच। ठीक है साथी। अब साथी देखेंगे भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो 3 देशों नेपाल, भूटान, चीन की सीमा बनाता है, यह है सिक्किम राज्य। भारत के किस राज्य को नेफा के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है साथी। आप जानते थे या नहीं, बताइएगा जरूर। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यह है साथी त्रिपुरा। ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, आप जानते हैं तो जरूर बताइएगा। अब साथी हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ये भाग है हमारा 11। ठीक है साथी। इसमें हम आज पढ़ेंगे भारत के पर्वत, पहाड़ और दर्रों के बारे में। ठीक है साथी। तो पूरा वीडियो देखना। आपको देखो एक टॉपिक हमने आपको कवर करके लेकर आई हैं, तो ये वीडियो आप जरूर देखना, बहुत कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा, ये बात याद रखना साथी। देखेंगे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, केटू या गार्डविन अस्टेंस। यह है 8611 मीटर। ठीक है। पीकॉक में है, पीओके में है। ठीक है साथी। हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है, 8586 मीटर है, सिक्किम की। ठीक है। थोड़ा छोटी है।
भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत माला, राजस्थान की। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, ये 1722 मीटर है, माउंट आबू पर। ठीक है साथी, अब देखेंगे भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यह है हिमालय की वलित पर्वत। हिमालय का पाद पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है शिवालिक से। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुड़ी, 2695 मीटर, अनामलाई पहाड़ियाँ। ठीक है साथी, नीलगिरी पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है साथी, कौन सी है साथी? डोडा बेटा। ठीक है साथी, 2637 मीटर है। पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी का मिलन बिंदु कहाँ है? यह है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी उदगमंडलम किस पहाड़ी पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित। साथी, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। करडम पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? यह है केरल और तमिलनाडु पर की सीमा पर। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है पारसनाथ, उत्तराखंड की। सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है धूपगढ़, 1350 मीटर, पंचमढ़ी में। ठीक है साथी, अब देखेंगे मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जहां से नर्मदा नदी निकलती है, अमरकंटक। ठीक है साथी, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा है। ठीक है साथी, अब देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? यह है काराकोरम दर्रा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब साथी हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रदेश प्रसिद्ध दर्रा जिससे सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, यह है सिपकिला दर्रा। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? यह है धौला धार और पीर पंजाल। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे नथुला और जेलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है साथी सिक्किम का। अब देखेंगे बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है साथी अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से। किससे साथी? म्यांमार से, मणिपुर में ये स्थित है। नासिक को मुंबई से जोड़ने वाला पश्चिम घाट का दर्रा कौन सा है? ये है थाल घाट दर्रा। मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ये है भोर घाट दर्रा। केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ये पाल घाट दर्रा है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रा। ये कहाँ पर है साथी? जम्मू कश्मीर में है। अब हम साथी आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिएगा भाग आ गया 12। इसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे साथी? इसमें भारत की नदियाँ और जलप्रपात। ठीक है साथी, क्या पढ़ेंगे? भारत की नदियाँ और जलप्रपात के बारे में हम पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे साथी, इसमें है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है? गंगा नदी है। ये 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में से गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? बताइएगा सर। सांगपो के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। ठीक है साथी, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? ये कहलाती है साथी मेघना। क्या कहलाती है? मेघना। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये है माजुली द्वीप। यह है आसम ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है साथी, अब चलिए साथी हम देखते हैं, ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलकर देखेंगे। अब साथी हम देखेंगे किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? कहा जाता है साथी दामोदर नदी को। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? क्योंकि यह अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। कोसी नदी। कौन सी नदी है साथी? कोसी। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? यह है महानदी। ठीक है साथी, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी हैं? गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। ठीक है साथी, प्रिय द्वीपीय भारत दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी साथी? गोदावरी है, 1465 किलोमीटर। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? कहा जाता है गोदावरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी ने दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कहा जाता है साथी कावेरी नदी को, ये पवित्रता के कारण। अब साथी देखेंगे कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ठीक है साथी, ये है कर्नाटक में। अब देखें सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उस उद्गम स्थल कहाँ है? देखेंगे मानसरोवर झील के पास, ये तिब्बत में। ठीक है साथी, अब हम चलते हैं आगे। अब साथी हम देखेंगे भारत की कौन सी 2 नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती है? कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। ठीक है साथी, अब देखेंगे
कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर बहती है? ये होती है नर्मदा। कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी बनाती हैं? नर्मदा और ताप्ती। गोवा की दो महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी हैं? मांडवी और जुआरी। ठीक है साथी। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? यह है मूसी नदी पर। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये साथी बसा हुआ है सरयू नदी के किनारे। लखनऊ और जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है साथी गोमती नदी के किनारे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यह कुचिकल जलप्रपात। ये 455 मीटर है, वराही नदी कर्नाटक की। ठीक है साथी। अब हम आगे देखेंगे जोग या गरसुप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह श्रावती नदी कर्नाटक की। ठीक है साथी। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं। अब साथी देखेंगे जोग जलप्रपात का नाम क्या है? यह है महात्मा गांधी जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह कावेरी नदी कर्नाटक का। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर किस नदी पर बनता है? यह है साथी मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी। अब साथी हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह चंबल नदी राजस्थान की। हुड्रू जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? यह स्वर्ण रेखा नदी है उत्तराखंड की। ठीक है साथी। अब हम चलते हैं अगले भाग में। ये हमारा भाग है, इसको हम देखेंगे। भाग है 13 भारत की झीलें जलप्रपात और बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है साथी। चलिए इसको हम देखते हैं। उससे पहले साथी आप लोग वीडियो को ना लाइक कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं। ठीक है साथी। तो इसको ज़रूर करिएगा, ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये गलत बात है ना, करिएगा। आप लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो देखकर चले जाते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए। ठीक है साथी। सपोर्ट जरूर करिए। ठीक है साथी। तो चलिए साथी हम इसको शुरू करते हैं। देखते हैं साथी 295 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में मात्र 200 क्वेश्चन बचेंगे, उसको हम आराम से करते हैं। चलिए साथी। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? बुलर झील है जम्मू कश्मीर की। ठीक है साथी। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैंगून झील कौन सी है? चिल्का झील है उड़ीसा की। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? यह है चोलामू झील सिक्किम की। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है जिस पर तैरता हुआ नेशनल पार्क है? यह लोकटक झील मणिपुर की। ठीक है साथी। चलिए साथी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। लोनार झील किस राज्य में स्थित है जिसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ? ये है महाराष्ट्र में क्रेटर झील। ठीक है साथी। अब देखेंगे बेनमनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। ये किस राज्य में स्थित है? यह है केरल की। प्रसिद्ध सेल्सबरी द्वीप या श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? यह है कहाँ है? पुलिकट झील के पास, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। ठीक है साथी। अब हम देखेंगे साथी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है साथी। अब हम देखेंगे स्वतंत्र भारत की पहली बहुकोशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? यह है दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है साथी। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं। अब साथी देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है भगीरथी और भिलगाना नदी पर है, ये उत्तराखंड। अब देखेंगे भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है महानदी पर उड़ीसा में। अब देखेंगे भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ये सतलुज नदी पर है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान के। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। अब देखेंगे सरदार सरोवर बांध किस नदी पर और किस राज्य में बना हुआ है? नर्मदा नदी पर, गुजरात में। ठीक है साथी। इडुक्का परियोजना किस नदी पर और कहाँ स्थित है? पेरियार नदी केरल में। पेंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। थिन बांध किस नदी पर स्थित है? ये रावी नदी पंजाब में है। सलाल बगलिहार और दुलास्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे तुलबुल और उरी परियोजना का संबंध किस नदी से है? झेलम नदी से। शिव समुद्रम परियोजना भारत की पहली प्रमुख जल विद्युत परियोजना है, 1902 की। किस नदी पर है? ये है कावेरी नदी पर। माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये है बेताब नदी, यूपी एमपी में। ठीक है साथी। यूपी और एमपी में। अब चलिए साथी हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी भाग है 14। ठीक है साथी। भारत की जलवायु और
मृदा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है साथी, चलिए साथी इसको भी हम शुरू करते हैं। भारत की ज्वालामुखी मुख्य रूप से किस प्रकार की है? उत्कृष्टीय, बांधीय, मानसून जलवायु है। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य के तट पर प्रवेश करता है? केरल के तट पर, जून के प्रथम सप्ताह में। ठीक है साथी, अब देखेंगे भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लद्दाख का लेह। ठीक है साथी, आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे विश्व और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम, मेघालय, ये खासी पहाड़ियों के कारण। ठीक है साथी, सर्दियों के दिनों में तमिलनाडु के तटों, कोरामंडल तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तरी और पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून से। ठीक है साथी, अब देखेंगे उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब, हरियाणा में सर्दियों में होने वाली वर्षा का कारण क्या है? ये पश्चिमी विक्षोभ है। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को क्या कहते हैं? कहते हैं काल बैसाखी। क्या कहते हैं? काल बैसाखी। कर्नाटक और केरल में मानसून से पहले होने वाली वर्षा जो आम की फसल के लिए लाभदायक है, यह कौन सी है? आम स्मार्ट, मैंगो सोवर। ठीक है साथी, अब चलते हैं, हम देखते हैं आगे। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? यह है साथी भोपाल, मध्य प्रदेश में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टी कितने भागों में बांटा है? ये बांटे गए हैं 8 भागों में। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, लगभग 33% है। ठीक है, सोइल। अब हम साथी देखेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बरंगर। नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है जो अत्यधिक उपजाऊ होती है? यह खादर। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी। ठीक है साथी, अब काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है साथी टिटेनी फेरिस मैग्नेटाइट के कारण। अब किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के यौगिक की प्रधानता होती है और ईंट बनाने के लिए उपयुक्त है? यह लेटराइट मिट्टी। चाय और काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? लेटराइट मिट्टी। मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चूना का। मिट्टी की क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम। किसका साथी? जिप्सम। अब साथी हम आगे चलते हैं और देखते हैं भाग 15। अभी बहुत कुछ है जो हमें पढ़ना है साथी, पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। चलिए साथी हम इसको भी देखते हैं। अब देखें, इसमें हमें पढ़ना है साथी भारत के वन और राष्ट्रीय उद्यान। चलिए साथी शुरू करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना अनिवार्य है? यह है 33%। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। प्रतिशतता परसेंटेज के आधार पर भारत का सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? यह है मिजोरम। भारत में न्यूनतम वन वाला क्षेत्र कौन सा है? यह है हरियाणा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह गैंडे के लिए। ठीक है साथी, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं। अब देखेंगे साथी भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख का। केबुल लामजोऊ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह है लोकटक झील, मणिपुर में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ये एशियाई बब्बर शेर के लिए। ठीक है साथी, अब हम साथी देखेंगे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है साथी अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र में स्थित है? ये साथी है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। चलिए साथी हम आगे देखते हैं। अब साथी देखेंगे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पश्चिम बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। भीतर कनिका और सिपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह उड़ीसा में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1 अप्रैल 1973 को। भारत का टाइगर टेस्ट किस राज्य को कहा जाता है? यह कहा जाता है मध्य प्रदेश को। दुधवा
राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये लखीमपुर खीरी। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है और कहाँ है? यह है साथी हाथियों के लिए, केरल में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये साथी सिक्किम में स्थित है। साथी मात्र 150 क्वेश्चन अब बचे हैं, उसको भी हम करेंगे। पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। साथी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है, करिएगा साथी ज़रूर। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, करिएगा साथी ज़रूर। भारतीय कृषि और खनिज संसाधन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग। हरित क्रांति का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा? गेहूं और चावल, विशेषकर गेहूं पर। अब देखेंगे भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है और किसकी जनक कौन है? यह है दूध उत्पादन, ठीक है। इनके जनक हैं जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? यह है झींगा मछली और प्याज उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध किससे है? यह है आलू उत्पादन से। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे बड़ा गेहूं और गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है उत्तर प्रदेश। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है गुजरात का, ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये कर्नाटक का है। भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये है असम का। जादू घोड़ा की खाने किसके उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। भारत में सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? ये होता है एथ्रेसाइट्स। झरिया और बोकारो कोयला क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है झारखंड में। भारत का सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? यह है डिगबोई, असम में, ठीक है साथी। अब देखेंगे भारत में हीरे की खनन पन्ना किस राज्य में स्थित है? यह है मध्य प्रदेश में। भारत में सोने की प्रसिद्ध खाने कोलार किस राज्य में है? कर्नाटक की। खेतड़ी राजस्थान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा। केंद्र मुख्य लौह अयस्क खदान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। अब साथी देखेंगे भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, ठीक है साथी। आंध्र प्रदेश है, कौन सा है? आंध्र प्रदेश, नेल्लोर जिला है, ठीक है साथी, आंध्र प्रदेश का। अब साथी भाग हम 17 देखेंगे, भारत के उद्योग और परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है साथी। चलिए साथी इसको भी पढ़ते हैं। भारत का पहला आधुनिक लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? जमशेदपुर, झारखंड, 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा, ठीक है साथी। अब भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? सोवियत संघ, रूस के, ठीक है साथी। रौरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? जर्मनी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? ब्रिटेन के। बिकार स्टील प्लांट झारखंड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना की, रूस के सहयोग से। अब साथी देखेंगे उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कहा जाता है कानपुर को, ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को, यह है तमिलनाडु का। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ये इसकी लंबाई है जो साथी 3745 किलोमीटर है, ठीक है साथी। अब देखेंगे सड़क निर्माण और विकास के लिए प्रसिद्ध स्वपूर्ण चतुर्भुज योजना किन 4 महानगरों को जोड़ती है? यह है दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता है। भारत में पहली रेलगाड़ी कब और किनके बीच चली? ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और थाने के बीच, ठीक है। 34 किलोमीटर लॉर्ड डलहौजी के काल में ये चली थी, ठीक है साथी। अब हम देखेंगे साथी भारत का सबसे लंबा रेल प्लेटफार्म वर्तमान में कौन सा है? यह है श्री सिद्धार्थ रोड स्वामीजीज हुबली स्टेशन, कर्नाटक का, जो है 1507 मीटर, ठीक है साथी। अब देखेंगे भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? ये कलकत्ता में शुरू हुई थी, यानी कोलकाता, 1984 में, ठीक है साथी। अब चलते हैं हम आगे और देखते हैं। अब देखेंगे साथी भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई पोर्ट है,
क्या है? मुंबई पोर्ट। भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है जिनका नया नाम दीनदयाल बंदरगाह है? ये कंडाला बंदरगाह गुजरात का। भारत का सबसे गहरा और भूमि मध्य बंदरगाह कौन सा? विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश का। आप देखेंगे साथी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये नवी मुंबई महाराष्ट्र सबसे आधुनिक और यंत्रीकृत बंदरगाह है। भारत का पहला कॉरपोरेट या निजीकृत बंदरगाह कौन सा है? ये है साथी एंजोर बंदरगाह, काम रजार पोर्ट, तमिलनाडु का। ठीक है साथी, चलिए साथी हम आगे चलते हैं। अब हम साथी भाग 18 पर पहुंच चुके हैं। अब चलिए साथी भाग 18 को भी हम देखते हैं। भाग 18 में है साथी भारत की जनजातियां और जनसंख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा समूह है? ये भील जनजाति है, दूसरे स्थान पर गोंड है। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे टोडा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, तमिलनाडु। ठीक है साथी, इनमें बहुपति विवाह प्रथा है। गारो, खासी और जैतियाँ जनजातियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती हैं? साथी मेघालय में। थरु जनजातियाँ जो दीपावली का शोक पूर्व के रूप में मनाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं साथी, आप देखेंगे सेटनलीज और जारवा जनजातियाँ कहाँ की मूल निवासी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। लेप्चा और भूटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? साथी सिक्किम में। गद्दी जनजाति कहाँ की मुख्य जनजाति है? ये है साथी हिमाचल प्रदेश। भारत में पहली जनगणना कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में नियमित रूप से दशकीय जनगणना की शुरुआत कब से किसने की? 1891 में लॉर्ड रिपन ने की थी। वर्ष 2011 की जनगणना भारत के कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है, स्वतंत्र भारत की 7वीं। ठीक है साथी, अब कब होगी जनगणना? साथी 2026 में इसी समय हो रही है। ठीक है साथी, चलिए साथी हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अच्छा साथी, ये डिजिटल जनगणना अब हो रही है, ये बातें भी याद रखना 2026 में। चलिए साथी देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये है 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है साथी, अब देखेंगे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यह है साथी राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? साथी गोवा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है, 1084। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ये हरियाणा है, 879। ठीक है साथी, अब चलते हैं आगे देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, 1106 व्यक्ति। ठीक है साथी, अब देखेंगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति किलोमीटर। ठीक है साथी, अब देखेंगे सर्वाधिक साक्षरता राज्य वाला राज्य कौन सा है? केरल है, 94% साक्षरता दर है यहाँ पर। ठीक है साथी, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार। यहाँ पर कितना था आप लोग जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। किस एकमात्र राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना से ऋणात्मक हुई थी? कहाँ की? नागालैंड की। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब साथी एडवांस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और विविध मिसलेनियस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है साथी, इसमें सब होंगे क्वेश्चन, जो छूटे हैं सब मिक्स होंगे, इसको अब हम करेंगे। ठीक है साथी, तो चलिए साथी हम शुरू करते हैं। आइसोहाइट रेखाएं मानचित्र पर क्या दर्शाते हैं? समान वर्षा वाले स्थान। मानचित्र पर समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? कहलाती हैं आइसोबर। ठीक है, महासागरों में समान लवणता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? कहते हैं आइसोहेलाइन। धूप के समान प्रदर्शन वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कहते हैं आइसोहेल। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा प्रिय द्वीप कौन सा है? अरब प्रिय द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह कौन सा है? इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है, डेनमार्क के अधीन। अब देखेंगे भूमध्य सागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है? ब्रिजाल्टर जलसंधि है। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश कौन सा है? किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। मध्यरात्रि के सूर्य का देश मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। लिली का देश किसे कहा जाता है? साथी कनाडा का
कनाडा को कहा जाता है। अब साथी हम चलते हैं आगे, देखते हैं यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। संसार की छत किसे कहा जाता है? पमीर का पठार। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? बहरीन को कहा जाता है। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? पोर्ट साइद। सुएज नहर के दक्षिणी छोर पर कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट सुएज। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? जॉर्डन और इजराइल। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है जहां सबसे ज़्यादा जल विद्युती बनती है? जिम्बेजी नदी, अफ्रीका। ग्रीन कैनियन किस नदी पर स्थित और विशाल खड़ड़ है? यह है साथी कोलोराडो नदी। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील है। कौन सा है साथी? ब्राज़ील। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? बैंकटन सिटी है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? ये मिस्र को कहा जाता है। ठीक है साथी, स्प्रूस, फार और चीड़ के वृक्ष मुख्य रूप से किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? टैंगा वन या कोड़धारी वन। डोगर बैंक उत्तरी सागर किसके लिए प्रसिद्ध है? मत्स्य पालन के लिए। ग्रैंड बैक अटार्कटिक महासागर में कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? न्यूफाउंडलैंड के पास अत्यधिक मछली उत्पादन के लिए। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब साथी देखेंगे विश्व में सर्वाधिक टिन का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? कौन सा? टिन। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक करने वाला देश कौन सा? कौन सा है? मेक्सिको। तांबे की प्रसिद्ध खनन चुक्तिकमाता किस देश में है? यह चिली में है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? यह सोना के लिए। दक्षिण अफ्रीका की किस्मबरेल खान किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है हीरा के लिए। मुसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? लो एस के लिए क्या है ये साथी? प्रसिद्ध है। अब साथी हम देखेंगे साथी वहाँ पर 20 विभाग था, ये विभाग आया है। भारतीय भूगोल के महत्वपूर्ण अनुपूरक प्रश्न के बारे में भी पढ़ लेते हैं। चलिए है तो पढ़ते हैं। भारत का सबसे पहला जैवमंडलीय आंतरिक क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी। ठीक है साथी। पोंग बांध किस नदी पर है? ब्यास नदी पर है। मेट्टूर बांध किस नदी पर और किस राज्य में बनाया गया है? कावेरी नदी, तमिलनाडु पर। आलमटी बांध किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं फरक्का बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया? ये किया गया गंगा नदी पर, पश्चिम बंगाल हुगली नदी में पानी बढ़ाने के लिए। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क किस राज्य में है? यह है उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? ये की गई डिगबोई, असम में। ठीक है साथी, अब देखें राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र में। केंद्रीय शुक्ल क्षेत्र अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर, राजस्थान में। ठीक है साथी, अब चलते हैं हम आगे और देखते हैं। आप साथी देखेंगे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड में। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थित है? यह है साथी हैदराबाद में। अब देखेंगे भारत का सिलिकॉन राज्य किसे कहा जाता है? कर्नाटक, बेंगलुरु के कारण। भारत का कौन सा राज्य अंडे की टोकरी कहा जाता है? कहा जाता है आंध्र प्रदेश का। सोया प्रदेश के नाम से भारत का कौन सा राज्य जाना जाता है? मध्य प्रदेश सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन के लिए। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? कहा जाता है साथी केरल को। अब देखेंगे साथी भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़। कृषि उत्पादकता में आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भी कहते हैं। ठीक है साथी, अब देखेंगे फलों की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। अब साथी हम आगे देखते हैं। छोटा नागपुर पठार को भारत का क्या कहा जाता है? भारत का रुहार क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भारत का रुहार। खनिजों की प्रचुरता के कारण रूर प्रदेश मूल रूप से किस देश में स्थित है जो खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है? यह है जर्मनी। ठीक है साथी, अब देखेंगे लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप और कितने द्वीपों का परमाणु आवास है? इसको हमें क्या करना है? बताना है। तो कितने हैं? कुल 36 द्वीप हैं। ठीक है, पर मानव आवास कितने हैं? 10 हैं।
लक्षद्वीपीय समूह पर किस प्रकार के द्वीपों का उदाहरण है? परवाल द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है सैडल पीक। ये कितनी है? 732 मीटर उत्तरी अंडमान में। ठीक है साथी। व्हीलर द्वीप उड़ीसा तट का नया नाम क्या रखा गया है? एपीज अब्दुल कलाम द्वीपीय। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब साथी देखेंगे बक्सा बाग परियोजना भारत के लिए किस राज्य में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह है महाराष्ट्र में। ठीक है साथी। सरिस्का और रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह है राजस्थान के लिए। केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षियों के लिए। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह चंदौली। भारत के किस राज्य में नकरोक जैव मंडल अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थित है? मेघालय। शीत मरुस्थल जैव मंडल अंतरिक्ष क्षेत्र कहाँ स्थित है? यह है हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रफल में कौन सा है? कच्छ का रण, गुजरात। भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? डुब्र शेखोवा, असम। भगीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं? देवप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ होता है? ये होता है रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और धौली गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है? ये होता है विष्णुप्रयाग में। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी को। ठीक है साथी। किसे कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। चलिए साथी अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। साबरमती नदी का उद्गम किस पर्वत श्रृंखला से होता है? ये होता है अरावली पर्वतमाला, उदयपुर राजस्थान में। भारत की कौन सी नदी अंतःस्थलीय अपवाह का सबसे अच्छा उदाहरण है, जो कच्छ के रन में विलीन हो जाती है? लूनी नदी। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से। बगलीहार बांध किस नदी पर विवाद का विषय रहा? ये रहा चिनाब नदी पर। ठीक है साथी। अब देखेंगे किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? किसके ऊपर भारत पाक विवाद है? ये झेलम नदी की। अब साथी हम आगे चलेंगे और देखेंगे भारत की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ये साथी है ग्रैंड एनिकट या कल्लाइन नहर। कावेरी नदी पर चोल राजा करिकाल द्वारा निर्मित हुई थी। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? ये इंदिरा गांधी नहर है, हरकेज बैराज से निकलती है राजस्थान की। अब देखेंगे साथी इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? सतलुज और ब्यास नदी से। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NW1 कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा नदी पर। ठीक है साथी। कितने हैं? 1620 किलोमीटर। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 NW2 किस नदी पर और कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, सादिया और धुबरी तक। ठीक है साथी। अब देखेंगे कोणार्क रेल किन दो स्थानों को जोड़ती है और किन राज्यों से गुजरती है? रोहा महाराष्ट्र से कर्नाटक तक। ठीक है साथी। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक है। ठीक है साथी। अब देखेंगे भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य क्रमांक कौन सा है? पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी में गुजरात। नीलगिरी या ब्लू माउंटेन पहाड़ियों को दक्षिणतम कड़ी जो केरल तमिलनाडु को जोड़ती हैं, ये क्या है साथी? पालघाट दर्रा। अब देखेंगे भारत का भू आकृति विज्ञान के आधार पर प्राचीनतम भाग कौन सा है? यह प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है साथी। गोंडवाना लैंड का भाग। साथी ये थे महत्वपूर्ण 500 प्रश्न। आपको ये 500 प्रश्न कैसे लगे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना साथी कि ये क्लास कैसी थी, आप लोग ज़रूर बताना। अब हम साथी आपको एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तो चलिए साथी, जय हिंद।